अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में मई के महीने में एबटाबाद रेड हुई थी, जिसमें अमरीकियों ने हमला किया था रात में, और उसामा बिन लादेन एबटाबाद के करीब एक घर के अंदर उन्होंने कहा कि हमने मार दिया है। वहाँ से उन्होंने उसकी डेड बॉडी उठाई और ले गए, और उसके बीवी बच्चे बाद में पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ के पास रहे। ये काकूल अकेडमी के बिल्कुल करीब जगह है, लेकिन पाकिस्तान की फ़ौज की और हुकूमत की, आसिफ जरदारी साहब उस वक्त सदर थे और जनरल कियानी आर्मी चीफ थे, दोनों ने कहा कि हमें पता नहीं चला, वो आए मार के चले गए, ऑपरेशन हुआ लेकिन किसी को खबर नहीं हुई। मियां नवाज शरीफ ने उसके ऊपर एज ए पोजीशन लीडर बहुत टफ पोजीशन ली थी, और टफ पोजीशन इतनी थी कि डेडलाइन सेट करते थे हुकूमत के लिए कि ये तो पाकिस्तान की सालमियत के ऊपर हमला हो गया, जो यकीनन हमला सालमियत के ऊपर और ख़ुद मुख्तारी के ऊपर था। इन्होंने कहा कि हुकूमत ने अगर कमीशन ना बनाया तो हम तो इसके ऊपर मुहिम चलाएँगे हुकूमत के ख़िलाफ़। फिर जो कमीशन बना वो भी इन्होंने नापसंदीदगी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि ये जो टोला मुल्क तोड़ने वाला है, इसी के हाथ में नहीं फैसला दिया जा सकता, फैसला तो आज़ादाना होगा। आज एक और वाक़या हो गया पाकिस्तान के अंदर। हफ्ते वाले दिन हमला हुआ, और प्राइम मिनिस्टर की मैं अभी आपको स्टेटमेंट सुनाऊंगा उस वक्त क्या कहा था उन्होंने और अब क्या कहते हैं। हमला हुआ और अमरीकी कहते हैं कि हमने वज़ीर-ए-आज़म को नोटिफाई कर दिया था, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान दोनों को नोटिफाई कर दिया था। पाकिस्तान का दफ्तर ख़ारजा कहता है कि प्राइम मिनिस्टर और फ़ौज दोनों को बता दिया गया था। जो अस्करी ज़राए हैं वो कहते हैं कि मिलिट्री सोर्सेज से आर्मी को कन्वे किया गया, और जो पोलिटिकल सोर्सेज थे जॉन कैरी वगैरह, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को कन्वे किया। लेकिन दोनों का एक क्लेम दोनों का है। वो कहते हैं कि बताया उस वक्त गया जब ये वाक़या हो चुका था। वाक़या क्या है कि मुल्ला मंसूर अख्तर, जिसने मुल्ला उमर के बाद तालिबान की क़यादत संभाली, उसको पाकिस्तानी बलूचिस्तान में, पाकिस्तान के इलाके में एक ड्रोन हमले में, जो ड्रोन हमला कह रहे हैं लेकिन उसके मुतल्लिक़ अभी ये वाज़ेह नहीं है कि वो वाक़तन ड्रोन हमला था, और एक दूसरी थ्योरी ये भी है कि हो सकता है कि रॉकेट अटैक किया गया। तो रॉकेट अटैक करने के लिए भी कई सूरतें हो सकती हैं। एबटाबाद रेड में उनके हेलीकॉप्टर्स आए थे, जो वो कहते थे स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है, हमारे वहाँ रडार्स काम नहीं थे कर रहे, इसलिए हम पकड़ नहीं सके। तो इसलिए आप इस चीज़ को भी बैद मत जानिए कि कोई रॉकेट के साथ साथ कोई हेलीकॉप्टर भी आया हो, तो यकीन के साथ हम बता नहीं सकते अभी, क्योंकि हमें पता ही नहीं है। हम कहते हैं ये तो वली मोहम्मद था, पता ही नहीं हमें कि ये वो था या नहीं। लेकिन बराक ओबामा उसामा बिन लादेन की हलाकत की तस्दीक करने वाले भी अमरीकी सदर थे, और इस शख्स मुल्ला मंसूर की हलाकत की भी तस्दीक करने वाले अमरीकी सदर। पाकिस्तान जिसकी सरजमीन पर यह वाक़या हो रहा है, ताहाल 48 आवर्स गुजर गए हैं, अभी तक इस पोजीशन में नहीं है कि हमें बता सके कि ये ड्रोन से हमला हुआ, हेलीकॉप्टर से आकर हमला किया गया और उस गाड़ी को निशाना बनाया गया। मरने वाला मुल्ला मंसूर अख्तर है, जिसकी अब सारे तस्दीक कर रहे हैं अफ़गानिस्तान भी, तालिबान के उसके मुखालिफ जो हरीफ हैं वो भी, और अमरीकी सदर भी, और अमरीकी जो महकमा दिफा है वो भी सारे तस्दीक कर रहे हैं कि ये वही शख्स था। हम अभी तक नहीं बता रहे, हम कह रहे हैं कि वो तो वली मोहम्मद का आईडी कार्ड बढ़ता है। ये गाड़ी जो है जल चुकी है, तबाह हो चुकी है, उसमें से कुछ नहीं बचा, लोहा भी उसका जल गया, वो देखें तो सारा कुछ उसके रेज़ा रेज़ा हो गया। लेकिन आईडी कार्ड पाकिस्तानी ऐसा जालिम मजबूत है, वो ना जला है, ना डैमेज हुआ है, ना ख़राब हुआ है, ना पासपोर्ट हमारे को कुछ हुआ है। दोनों चीज़ें नज़र आ रही हैं। ईरान का ऊपर वीज़ा स्टैंप होया हुआ है, ताफ्तान के रस्ते पाकिस्तान आया है, और पाकिस्तानी आईडी कार्ड है, नंबर है, सब कुछ वाज़ेह है। कमाल का आईडी कार्ड है, बनाते हुए उसको मुश्किल पेश नहीं आई, लेकिन जलाते हुए आग को बहुत मुश्किल पेश आई। मैं इसके ऊपर आपको थोड़ा सा पहले शॉर्ट सुनाऊँ, फिर मैं आपको एक बैकग्राउंड अड्डा के हवाले से भी दूंगा, क्योंकि अंगूर अड्डा वाला भी वाक़या साथ ही जुड़ा हुआ। अंगूर अड्डा एक चेक पोस्ट है पाक अफ़गान बॉर्डर के ऊपर, 8 मुख्तलिफ हमारी वो गुजरगाहें हैं अफ़गानिस्तान के साथ। वो हमने ISPR की जानिब से एक अनाउंसमेंट में देखा कि वो पूरी अंगूर अड्डा जो चेक पोस्ट थी, बॉर्डर क्रॉसिंग पॉइंट था, वो अफ़गानिस्तान के हवाले एज ए ब्रदरली गिफ्ट उनको दे दिया। उसके ऊपर इंटीरियर मिनिस्टर का एक लेटर है, आज के अखबारों में वो रिपोर्ट छपी हुई है कि उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म से प्रोटेस्ट किया कि मैं स्टेक होल्डर हूँ, वज़ारत दाखिला स्टेक होल्डर है, किस कानून के तहत दिया गया, सारे जो मरवजा कवानीन है उसकी खिलाफ वर्जी हुई। इसके ऊपर भी बात करूंगा, लेकिन पहले मैं मियां नवाज शरीफ के आपको स्टेटमेंट सुना दूँ, फिर अंगूर अड्डा की तरफ लेकर आऊँगा। सुनवाइएगा जी, मियां साहब ने 2011 में क्या कहा था। इंतहाई संगीन वाक़या 2 मई को एबटाबाद में पेश आया, जिसने पूरी कौम के एतमाद और वक़ार को ज़बरदस्त ठेस और शर्मिंदगी पहुँचाई। हम इस अमर की इजाज़त भी नहीं दे सकते कि कोई दूसरा मुल्क अपने अहदाफ, अपने मकासद और मफादात के लिए हमारी आज़ादी, ख़ुद मुख्तारी और हाकमियत आला को रोनते हुए हमारी ज़मीनी, फ़िज़ाई या समुद्री हदूद को हमारी इजाज़त के बग़ैर यकतरफ़ा तौर पर इस्तेमाल। अगर अमरीकी हुकाम दुरुस्त कह रहे हैं कि उन्होंने ऑपरेशन मुकम्मल होने और यहाँ से अफ़गानिस्तान वापस चले जाने तक पाकिस्तानियों को ख़बर नहीं होने दी, तो इसका मतलब ये है कि हमारा दिफाई निज़ाम इंतहाई नाक़िस है।
अगर पौने 2 घंटे तक किसी बैरूनी मुल्क के गनशिप हेलीकॉप्टर और उसके कमांडोज हमारी फ़िज़ाओं और हमारी ज़मीन पर मौजूद रहे और हमारे सिक्योरिटी इदारों को खबर तक न हुई, तो इससे बढ़कर अफसोस और तशवीश की कोई और बात नहीं हो सकती। ये मुतल्लिका इदारों की बदतरीन गफलत और कोताही है, जिसे किसी सूरत भी नजरअंदाज ये नहीं किया। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान नवाज शरीफ साहब फरमा रहे हैं कि अगर हमें पता ही नहीं चला था कि उसामा के ऊपर हमला हो गया और वो आके हमला करके चले गए, तो ये बदतरीन गफलत का नतीजा है, हुकूमत की भी और फौज की भी। बिल्कुल सही बात है, दो राय हो नहीं सकती। अभी क्या कहा प्राइम मिनिस्टर ने, जब बलूचिस्तान के ऊपर हमला हुआ और ये ड्रोन अटैक हो, तो तब भी बलूचिस्तान सेटल्ड एरिया है। ये किसी भी ज़बानी कलामी या प्यार मोहब्बत में अगर बुश के साथ जनरल मुशर्रफ ने जो भी अरेंजमेंट किया हुआ था, आज तक हमारे पास तफसील नहीं है, लेकिन बलूचिस्तान उसका हिस्सा नहीं था। फाटा एरियाज़ में कहा जाता है कि कोई 50 माइल रेडियस के अंदर वो आके हिट करते थे। इससे हट के हंगू और बन्नू वाले अटैक्स दो हमारे जहन में आते हैं। बलूचिस्तान का ये पहला अटैक है, आज तक कभी नहीं हुआ। और अगर ड्रोन है, अगर हेलीकॉप्टर्स आ गए हैं तो मुझे मालूम नहीं, वो तो फिर इससे भी बड़ी शक्ल है। अब वज़ीर आज़म पाकिस्तान क्या कहते हैं, दिखाइएगा। कैरी का टेलीफोन जो आया मुझे, वो आया था रात के वक्त, तो कल रात को 10:30 बजे, यानी तो ये बात के बाद है। अब तो कहते हैं रात को फ़ोन आया था, हमला दिन चो हो गया सी मारता उन्होंने पहले, तो उस वक्त रात को मार के चले गए, बाद में बताया था, तो बदतरीन गफलत थी। अब हमारी तरफ से बहुत ज़्यादा एफिशिएंसी का और अच्छे तरीके से होशो हवास बहाल होने का मुजाहरा हो रहा है। हम अच्छे तरीके से अपनी दाखिली सलामती का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं। वज़ीर आज़म साहब को मेरे ख्याल में कंपैरिजन अपनी बहुत से बयानात का करना चाहिए, जिसमें पानामा वाले बयानात भी हैं और ये भी पाकिस्तान की सिक्योरिटी और सलामती का मामला उससे ज़्यादा संगीन है। दूसरा अंगूर अड्डा का वाक़या है जी, अंगूर अड्डा को भी बता लें, फिर मेहमानों का आपसे तारुफ़ करवाते हैं। 8 हमारे बॉर्डर पॉइंट्स हैं अफ़गानिस्तान के साथ, जहाँ से अफ़गान हमारे दोनों तरफ आते जाते हैं। ये पता नहीं ईजमेंट ऑफ मूवमेंट या ऐसा करके कोई वो लफ्ज़ यूज़ करते हैं, जो कोई 3 किलोमीटर्स तक या 3 माइल्स तक बॉर्डर के दोनों तरफ जो कबाइल आबाद हैं, उनको आने जाने की आज़ादी है। कोई ज़्यादा सख्ती नहीं की जाती, आने देते हैं, राहदारी परमिट लगाते हैं और कहते हैं चले जाओ। अब सख्ती किया इन्होंने कुछ अर्सा पहले, वो एक तोरखम के बॉर्डर के ऊपर हमने बाड़ लगाने का काम शुरू कर दिया था। उसके ऊपर इतनी तलखी बढ़ गई कि अफ़गान जो नेशनल आर्मी है वो वहाँ पर टैंक के तोपे शोपे लेकर आ गई। पाकिस्तान ने बॉर्डर सील कर दिया, सारी मूवमेंट बंद हो गई। उसके बाद अफगान एम्बेसडर आर्मी चीफ से मुलाकात करने गए, जिसके बाद कोई अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई और कुछ 700-800 मीटर पीछे हमने अपनी बाड़ लगाने का काम दोबारा से जारी रखा हुआ है। लेकिन बॉर्डर के ऊपर वो जो गेट है, एंट्री पॉइंट है, उसके ऊपर कुछ शराइत तय पा गई कि पासपोर्ट और वीज़ा के साथ ये एंट्री अलाउ की जाएगी, क्योंकि हमारे जो सिक्योरिटी के इदारे हैं इनके पास जो प्रिसाइज इन्फॉर्मेशन है वो कहती है कि 410 यूनिवर्सिटी और बुड्ढा बेर हमला जो है, बड़ा बेर वाला जो हमला है, इसमें इन्हीं एंट्री पॉइंट से लोग राहदारी लेकर आए तो वो 3 किलोमीटर या 3 माइल्स तक रहने के लिए, लेकिन बाद में वो 4 पहुंच गए, बड़ा बेर पहुंच गए और वहाँ उन्होंने अटैक्स किए। तो ये जो हमारे यहाँ दहशत गर्दी कहते हैं, अफगान सॉइल इस्तेमाल होती है, इन्हीं राहदारी लेकर घुसाते हैं, बाद में हमला करते हैं। तो पाकिस्तान वहाँ एक बाड़ लगा रहा है। अब अफगान शहरियों के लिए पासपोर्ट और वीज़ा की पाबंदी हो गई है जी। तो अंगूर अड्डा वाला जो हमारा एक बड़ी पुरानी वहाँ बॉर्डर क्रॉसिंग पॉइंट है, जिसपे कस्टम्स का और इमिग्रेशन का भी सेल है। इसके अलावा वहाँ पर ये जो ड्रग्स वगैरह की जो एजेंसी चेक करती हैं, कोई ड्रग्स ना लेकर आ रहा हो, उसका भी सेंटर पूरा काम है। ये कंपाउंड पूरा जो है तकरीबन कोई 150 मीटर रेडियस तकरीबन ये जगह बनती है। ये हमने उनको कहा कि गिफ्ट कर दिया, ISPR की जानिब से एक बयान आया कि हमने उनको तोहफ़तन अफ़गान भाइयों को दे दिया। कहते हैं जी कि अंडरस्टैंडिंग ये तय पाई थी, अंडरस्टैंडिंग ये हम सोर्सेज अब बता रहे हैं कि अंडरस्टैंडिंग ये थी, ये जो दफ्तर खारजा फ़ौज और अफ़गानिस्तान के साथ मुलाकातें होती रहीं, उसमें अंडरस्टैंडिंग ये थी कि ये बॉर्डर का जो सिस्टम है बॉर्डर मैनेजमेंट का, इसको थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन करते हैं। अगर कोई 100 मीटर इधर या 100 मीटर उधर, अगर इससे मसाइल हल होते हैं लोगों की जाने की आमद और रफ्त को कंट्रोल करने के लिए, तो इसको आपस में सुलह सफाई से कर लेते हैं, बजाय कि आप टैंकें और तोपखाना लेकर आएँ इधर से हम भेजें, तो फिर ये सूरत हाल ख़राब हो जाएगी। उसी के नतीजे में भाईचारे की फ़िज़ा को कायम रखने के लिए हमने अंगूर अड्डा वाली जो चेक पोस्ट है वो उनको दे दी। अब यहाँ सवालिया निशान ये है कि क्या 150 मीटर पाकिस्तानी इलाका हमने उनको गिफ्ट किया? मेरे पास इसकी बिल्कुल सही क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि चौधरी निसार का जो लेटर है कि मरवजा कवानीन की खिलाफ वर्जी हुई है, उससे ये बहुत ज़्यादा तकवीत इस बात को पहुँचती है कि वो जो मैप्स के ऊपर जो लाइन ड्रॉ की गई होगी, यकीनन उसमें कोई ऐसा इलाका होगा जो हमारी वज़ारत दाखिला के मुताबिक पाकिस्तानी मलकियत में आता है। लेकिन इसके ऊपर स्पीयर हेड रिसर्च, एक फॉर्मर पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं जनरल जहांगीर करामत, वो उसको हेड करते हैं। स्पीयर हेड रिसर्च की एक रिपोर्ट है, वो कहती है कि ये इलाका 150 मीटर का पाकिस्तान की हदूद में नहीं था, बल्कि मैप्स में ही अफ़गानिस्तान की तरफ आता है। साबित करना अभी दफ्तर खारजा का हुकूमत का काम है, जो अभी तक खामोशी से बैठे हैं।
दफ्तर खारजा और पाकिस्तान की मिलिट्री दोनों ने मिलकर ये फैसला किया, तो चौधरी निसार को ये ख़त क्यों लिखना पड़ा? क्या पाकिस्तान की हुकूमत ऑन बोर्ड नहीं थी? ये सवालिया निशान है जिसका मैं यकीन से जवाब नहीं दे सकता, हुकूमत दे सकती है। आज के प्रोग्राम में इन इशूज़ पर बात करने के लिए हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में हैं डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब, तर्जमान है वज़ीर-ए-आज़म के, आपको खुशामदीद कहता हूँ। इसके अलावा डॉक्टर आरिफ अलवी साहब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से, और शाजिया मरी साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कराची से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सबको खुशामदीद कहता हूँ। मुसद्दिक मलिक साहब, अंगूर अड्डा वज़ीर-ए-आज़म की मर्ज़ी से फैसला हुआ क्योंकि ये पॉलिटिकल डिसीजन होता है। मिलिट्री वहाँ मैनिंग तो करती है, बॉर्डर की आपकी हिफाजत तो करती है, लेकिन ऑलवेज अ पॉलिटिकल डिसीजन। मेरे ख्याल में जी, मेरे पास इसके मुतल्लिक कोई तफसीलात नहीं है, क्योंकि ये ज़्यादातर ये मामलात जो हैं वज़ारत दिफ़ा, वज़ारत ख़ारजा, ये अमूर ज़्यादातर वहाँ पे सेटल होते हैं। और ये मैं नहीं कह रहा कि ऐसी कोई फ़ाइल प्राइम मिनिस्टर साहब के पास नहीं आई होगी, लेकिन मेरी नज़र से वो नहीं गुजरी, मुझे इस बारे में कोई इतला नहीं है। मेरे ख़्याल में इसके मुतल्लिक जो तफसीली ख़बर होगी वो वज़ारत दिफ़ा या वज़ारत ख़ारजा, मेरे ख्याल में ज़्यादा वज़ारत दिफ़ा और इंटरनल सिक्योरिटी की जो वज़ारतें हैं उनके पास होगी। लेकिन मैं आपको ऐसे मौके के ऊपर थोड़ा सा इस कमी का एहसास नहीं होता कि आपके पास अगर एक फुल टाइम फॉरेन मिनिस्टर हो जो इन इश्यूज़ को हैंडल कर सके? क्योंकि मैं सुबह से फॉरेन मिनिस्ट्री के बहुत से लोगों को फ़ोन कर चुका हूँ, तर्जमान समेत, तारिक फ़ातमी साहब समेत, नाम ले रहा हूँ, सरताज अजीज़ साहब को भी अभी हमारे प्रोड्यूसर साहब ने कॉन्टैक्ट किया, लेकिन इसके ऊपर कोई रिस्पॉन्ड करने पे तैयार नहीं है। पाकिस्तान का मसला है, आप लोगों को रिस्पॉन्ड करना चाहिए, जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। अब तमाम मुंतखब लोग हैं, काबज़ भी नहीं है कि कहीं हम जवाब नहीं देते। जी, मेरा ज़ाती ख्याल है कि शायद आप क्यों वज़ारत ख़ारजा से बात कर रहे थे और ये शायद सेटलमेंट जो है वो दिफाई अमूर के तहत हुई है, तो अगर आप वज़ारत दिफा से आपको मालूम है कि सेक्रेटरी डिफेंस इस तरीके के अमूर के ऊपर जवाब नहीं देते। ये दफ्तर ख़ारजा का काम है या आपकी इंटीरियर मिनिस्ट्री का है या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का जो भी तर्जमान है उसको इसकी इतला देनी चाहिए। नहीं, आप बजाय मैं फ़ोन उठा के आर्मी चीफ से बात नहीं कर सकता। नहीं, मैं तो आपको कह रहा हूँ कि अगर आप मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के तर्जुमान से, इट इज ऑलवेज द फेडरल गवर्नमेंट जिसको इसके ऊपर रिस्पॉन्ड करना चाहिए। मैं सिर्फ इस वजह से आपकी बात मैं ये नहीं कह रहा कि ठीक नहीं है, मैंने तो आपको सिर्फ ये बताया है कि मेरे पास कोई क्लियर मौक़िफ़ नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि क्लियर मौक़िफ़ है ही नहीं, मैं तो आपको ये बता रहा हूँ कि मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन नहीं है, होनी चाहिए थी। इसी प्रोग्राम के तवज्जुह से जो भी वज़ारत ख़ारजा में मुतल्लिक़ा काम है, अगर वो ज़िम्मेदार हैं किसी चीज़ के जवाब देने के, तो काइंडली रिस्पॉन्ड करें। हम इस प्रोग्राम में उन्हें ऑफ़र कर रहे हैं, जो भी साहब जवाब देना चाहें, सरताज साहब या तारिक फ़ातमी साहब, मोस्ट वेलकम। शाजिया बीबी, आपकी तरफ आऊँगा। आपको कुछ अचंबा हुआ अंगूर अड्डे के ऊपर? दूसरी तरफ भी आता हूँ, ड्रोन अटैक के ऊपर पहले अंगूर अड्डा वाली बात कर लें। जी बिल्कुल मलिक साहब, ये यकीनी तौर पर बड़ी हैरत अंगेज़ आपने मालूमात शेयर की है, सामीन भी सुन रहे होंगे। और हैरत इस बात की है कि कन्फ्यूजन हुकूमती बेंचेस पर, हुकूमती क्वार्टर्स में इस कदर है कि मामला कभी वज़ीर ख़ारजा और कभी वज़ीर दिफ़ा की जानिब फेंका जा रहा है। अफसोसनाक बात यह है कि ऐसे मुल्क में जो रीजन के एतबार से बहुत अहमियत का हामिल है और अफ़गानिस्तान को लेकर हमें बहुत आगे जाना है, एक विज़न जो कि हम चाहते हैं कि जिसे तक़वियत मिले, लेकिन हमारे पास कोई फ़ॉरेन मिनिस्टर नहीं है। और यूँ तो अगर देखा जाए तो वज़ीर आज़म साहब के पास फ़ॉरेन मिनिस्ट्री है, लेकिन उनके स्पोक्स पर्सन भी ये मालूमात नहीं रखते कि फ़ॉरेन अफेयर्स के हवाले से या फ़ॉरेन पॉलिसी जो अफ़गानिस्तान पाकिस्तान के दरमियान है उसकी रोशनी में ये जो आपने पेशरफ्त बताई है इसे किस तरीके से देखा जा रहा है। दूसरी जो बात है वो भी यकीनन बहुत हसास है, संगीन है, लेकिन अब तक हुकूमत की जानिब से चूँकि कोई वाज़ेह मौक़िफ़ नहीं आया है, कन्फ्यूजन बढ़ती चली जा रही है। हम बहैसियत अपोजिशन ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा कर रहे हैं। हम समझते हैं कि पाकिस्तान की सालमियत को एक बहुत ठेस भी पहुंची है, टारगेट भी किया गया है, लेकिन हुकूमत बढ़ चढ़कर जिस तरीके से इसमें अपना रिएक्शन दिखा सकती थी वो नहीं दिखाया है, और उसकी गैर मौजूदगी में शादी आपको लगता नहीं है कि ये एबटाबाद का ये फेज 2 था, एबटाबाद रेड वाला? अगर नवाज शरीफ साहब उस वक्त कह रहे थे कि हमारी सालमियत के ऊपर हमला है, तो वो एबटाबाद में था, ये बलूचिस्तान में हुआ। इसके अलावा दोनों हमलों की नौयत एक जैसी है। ये तो नवाज लीग ने यकीनन एक दोहरी पॉलिसी अपनाई हुई है। आप इनके पिछले कितने भी बयानात पिछले 5 बरसों की हुकूमत के दौरान देख लें और आज के देख लें तो आपको दिन और रात का फ़र्क नज़र आएगा। लेकिन इस मामले में अगर एक कौम की हैसियत से हम एक आवाज़ होकर खड़े हों तो मेरा ख्याल है कि इस केस को हम बेहतर तरीके से
आलमी सतह पर पेश कर सकते हैं, लेकिन अगर हेड ऑफ द स्टेट, चीफ एग्जीक्यूटिव ही इतनी धीमी बात करें और इस तरह की बात करें कि गालिबन 10:30 बजे फ़ोन आया था और फिर वो लंदन में बैठे हों, और आज उनके हवाले से जो तस्वीर टेलीविज़न पर चल रही हैं कि किसी पॉश रेस्टोरेंट में ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट पर वो खाना खा रहे हैं, गो कि वो अपने इलाज के लिए गए हैं, तो बहुत ज़्यादा तशवीश होती है और तकलीफ़ होती है आवाम को। अच्छा शाजिया बीबी, हमारे साथ मीर सरफराज बुगटी साहब जो होम मिनिस्टर हैं बलूचिस्तान के, वो हमें जुड़े। बुगटी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मलिक साहब खैरियत से? आप कैसे? खैरियत से। ये फरमाइएगा कि ये जो गाड़ी जिसके ऊपर हमला हुआ, ये ड्रोन हमला था, रॉकेट अटैक था, क्या था? सारी गाड़ी जल के बिल्कुल स्याह हो गई है, तो लोहा भी उसका जल गया। देखिए मलिक साहब, सबसे पहले तो मैं इस वाक़े की शदीद अल्फाज में मज़म्मत करता हूँ और मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान की सॉवरेनिटी पे हमला है और बहैसियत पाकिस्तानी मुझे इस पे बहुत दुख भी है और मलाल भी है। जहाँ तक रही बात, बिल्कुल ये बात ठीक है कि ये एक ड्रोन अटैक था और उसमें वो गाड़ी बिल्कुल तबाह हो गई है। अगर ड्रोन हमला था, गाड़ी तबाह हो गई है, तो उसका आईडी कार्ड, पासपोर्ट वो इस कदर में कि उसके तो आग पास से भी नहीं गुजरी, छू के भी नहीं गुजरी, ये कैसे हुआ? जी, यही तो कंट्रोवर्सी है। इसी को तो हम अभी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। इसी को तो हम यही तो हमारा मौक़िफ़ है कि ये जब गाड़ी तबाह हो गई, लाशें जल गई, शनाख्त के काबिल न रही, पासपोर्ट सही सलामत है, तो इसी को तो हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं मलिक साहब। तो आपको ये शक नहीं गुजरता कि ये ड्रोन के अलावा रॉकेट अटैक भी हो सकता है, जिसके बाद वहाँ चीज़ें आपको गिरा दी गई हो, सस्पिशन पैदा करने के लिए? देखें मलिक साहब, उसको भी हम इस पहलू को भी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। हमारी स्पेशल ब्रांच की टीमें वहाँ पे पहुँच गई हैं और बाकी जो हमारे फेडरल फोर्स एजेंसीज हैं वो भी वहाँ पर हैं और उसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। मैं एक चीज़ आपको बता दूं, देखें, दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट कि ये कैसे हुआ है। नहीं, इम्पोर्टेंट है ना जी, हेलीकॉप्टर भी तो आपके अंदर आ सकते हैं साथ के, काफी तशवीश पैदा हो जाती है। जी, मैं उसी पे आ रहा था कि इम्पोर्टेंट ये है कि पाकिस्तान की सॉवरेनिटी पे हमला है। इम्पोर्टेंट ये है कि पाकिस्तान यही देखें, वो ईरान में था, ईरान पे क्यों नहीं हमला किया? तो ये देखिए, ये वो बहैसियत कौम, उन्हें पता था कि वो कौम रिएक्ट करेगी। और क्या मीर सरफराज बुगटी साहब, आप इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि मारा जाने वाला शख्स जो है ये वाकई मंसूर है, मुल्ला मंसूर अख्तर है या कोई और है? ये तस्दीक आप कर सकते हैं? बॉडीज बलूचिस्तान पुलिस ने रिकवर की है ना वहाँ से, आप लोगों ने वहाँ से रिट्रीव की है बॉडीज? जी देखिए, हम बिल्कुल इसकी तस्दीक नहीं कर रहे हैं। हमने लेबोरेटरी के लिए भेज दिए, डीएनए के लिए भेज दिए, इन्वेस्टिगेट हम कर रहे हैं। वो अभी तक ये कबल अज़ वक्त है कहना कि उसमें मुल्ला मंसूर मारा गया है। डीएनए रिपोर्ट्स कब आएंगी? अब टाइम फ्रेम देना मुनासिब नहीं है, वो भेजी गई है क्योंकि हमारे पास कोई और जिस शख्स का दावा किया गया है वो वली मोहम्मद किधर है? देखिए, ये अभी सारी चीजें इन्वेस्टिगेशन के फेज में। इस वक्त मैं बिल्कुल इस काबिल नहीं हूँ कि मैं आपको बता सकूं कि वली मोहम्मद कौन था या क्या था। ये सारी चीजें इन्वेस्टिगेट होंगी। एक चीज मुझे बताइए, जब आपकी पुलिस वहां पहुंची, जिस एग्जैक्टली कौन सी लोकेशन है जहां अटैक हुआ, जगह बता देंगे? जगह तो एग्जैक्टली वो एक हाईवे है और चागी के करीब है, कोई बॉर्डर से ये कोई 60-70 किलोमीटर के फासले पर है। चागी के करीब है, बॉर्डर से 60-70 किलोमीटर फासले पर? जी। चागी वही जगह जहां हमने अपने धमाके वाके भी किए थे? जी बिल्कुल, हमने धमाके वाके नहीं, उस दिन हमने ये अपने लिए पाकिस्तान बहैसियत कौम, हम दुनिया के वाहिद इस्लामिक एटॉमिक पावर हैं, तो वो दिन हमारे लिए बड़ा, और वो जगह बड़ी 28 मई करीब ही आ रहा है। 28 मई सर, वो ज्यादा दिन भी दूर नहीं है। तो उस जगह पे आपने हमला करवा दिया है, ये भी ज्यादा जहन में रखिएगा, उसी जगह के ऊपर हमला करवाया आपने। देखिए, हमला करवाया, आप पता नहीं किस तरह कह रहे हैं कि मैंने हमला कराया। सर, हमारी सिक्योरिटी तो वहाँ फेल हुई ना जी, जिसको मर्जी इल्जाम दें, वो हमारा सिक्योरिटी का निजाम तो वहाँ फेल हुआ। फौज की जिम्मेदारी है, हुकूमत की जिम्मेदारी है इसको रिस्पॉन्ड करना, लेकिन फेल तो हुए हम। देखिए, इस डिबेट में इस वक्त नहीं पढ़ना चाहिए हमें। इस डिबेट में इस वक्त ये पढ़ना चाहिए कि पाकिस्तान की सालमियत को खतरा है, पाकिस्तान को अंदरूनी। जब आपकी पुलिस वहां पहुंची तो बॉडीज तो सारी जल चुकी थी, तो ये पासपोर्ट और आईडी कार्ड किस जगह थे? गाड़ी भी जली हुई है, सारा उसका तो हर कुछ सब कुछ जल गया, लोहा तक उसका टूट फूट गया जल के। तो ये पासपोर्ट और आईडी कार्ड किस जगह पे थे जो बिल्कुल नहीं जले? नदीम भाई, इसी की तो हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। अगर आप हमें थोड़ा सा टाइम देंगे तो हम आपके साथ बिल्कुल शेयर करेंगे कि क्या सिचुएशन थी, कैसे हुआ था। अभी अगर इन्वेस्टिगेशन फेज में मैं आपको वो बताना शुरू करूं तो वो इंतहाई नामुनासिब है और वो कंक्रीट बात नहीं होगी, इनकम्प्लीट बात होगी। क्या आपके पास ये एविडेंस मौजूद है? लास्ट क्वेश्चन, आपको खुदाफिज करूंगा। लास्ट क्वेश्चन, क्या वो तफ्तान से जो क्रॉसिंग कहते हैं कि उसने की और पाकिस्तान एंटर हुआ, 5 मेरे ख्याल में घंटे की ड्राइव के ऊपर ये जगह बनती है तफ्तान बॉर्डर क्रॉसिंग से जहां पर हमला हुआ है,
तो तफ्तान क्रॉसिंग का हमारे पास एविडेंस है कि ये शख्स उधर से क्रॉस करके यहाँ तक आया। देखिए फेडरल एजेंसीज हैं, FIA है, बॉर्डर सिक्योरिटी उनके पास होती है, बॉर्डर मैनेजमेंट उनके पास होती है, उनके पास यकीनन ये रिकॉर्ड होगा कि कौन आता है कौन जाता है, वो सारा रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। इस पर कमेंट वो बेहतर कर सकते हैं कि उनके पास रिकॉर्ड है या नहीं है। बहुत शुक्रिया मीर सरफराज बुगटी साहब, दाखिला बलूचिस्तान हमारे साथ है। डॉक्टर मुसद्दिक साहब, कुछ परेशानी मुझे तो लग रही है, आपको पता नहीं महसूस हो रही है? ये परेशान कुन बात है। और दो चीज़ें, एक तो पहले तो मैं आपको ये कहूँगा कि हुकूमत पाकिस्तान जो है उसने बड़ी पुरजोर मजम्मत की है, और ये फिर भी अफसोसनाक है, जैसे आप कह रहे हैं कि इस तरह का वाक़या होना जो है ये बड़ा अफसोसनाक अमर है। लेकिन दूसरी बात यह कि अगर आप इसको कंपैरिजन करें तो ये कंपैरिजन एबटाबाद से कम मिलता है, और जो ड्रोन अटैक्स बड़ी फरावानी से हो रहे थे, हर हफ्ते एक ड्रोन अटैक होता था पिछली 2 रेजीम्स के अंदर, ये उसका एक तसलसल है। और इस हुकूमत ने बड़ी कोशिश करके बलूचिस्तान में पहला हमला जी, लेकिन अगर मुझे लेकिन इस हुकूमत ने अगर आप देखें, किसी चीज़ से आपको कंपेयर करना है तो एबटाबाद रेट से कंपेयर कर सकते हैं। इसके अलावा चलिए मैं तो अपना नुक्ता नज़र आपको दे सकता हूँ कि ये ड्रोन हमला है जिस तवातर से हो रहा था, आप देखें पिछले 3 साल में उस तवातर से बिल्कुल नहीं हो रहा। और क्योंकि अब इतनी देर के बाद ये ड्रोन हमले होते हैं, उनके दरमियान में इतना वक्फा है, तो हर दफ़ा एक खबर बनती है, वरना तो हर हफ्ते एक ब्रेक करीब आ गई है। वैसे ड्रोन हमलों की रुकावट में आपका वज़ीरिस्तान जो ऑपरेशन है वो बुनियाद बना था, क्योंकि नॉर्थ वज़ीरिस्तान में आप लोगों ने फौज उतार के ऑपरेशन करना शुरू कर दिया था, इसलिए जिस इलाके में ड्रोन हमले हो रहे थे वो जवाब खत्म हो गया था। मैं ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद दोबारा इस पे बात करते हैं हमारे साथ। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर आरिफ अलवी साहब के पास चलते हैं। डॉक्टर साहब ये फरमाएगा कि अंगूर अड्डा बॉर्डर पोस्ट हवाला करना, जिसके ऊपर निसार साहब कहते हैं कि ये हमारे लॉज की वायलेशन है, और मंसूर के ऊपर, मुल्ला मंसूर के ऊपर ड्रोन हमला, जिसके ऊपर अभी तक हम ये बता ही नहीं सके कि हमें क्या करना है, वो मुल्ला मंसूर था या नहीं था। अमरीकी सदर कहता है मुल्ला मंसूर था, पाकिस्तानी बलूचिस्तान में हमने उसको मार दिया। हम कहाँ स्टैंड करते हैं? इतनी कन्फ्यूजन, इतना इबाम, इतने कमज़ोर हो गए। जनाब अली, सबसे पहले मैं सख्त मजम्मत करता हूँ। मैं समझता हूँ कि ये बलूचिस्तान वाला मामला मैं पहले ले लूँ कि बलूचिस्तान में जो ड्रोन स्ट्राइक हुई है, पाकिस्तान का रिएक्शन क्या होना चाहिए था, इससे कहीं ज़्यादा सीवियर होना चाहिए था जो हुआ है। मुझे अखबारात में ये इत्तला मिली कि जनाब प्राइम मिनिस्टर साहब को जॉन कैरी ने फ़ोन किया था, और मेरा सवाल सुबह से जो मैं सोशल मीडिया पर सवाल कर रहा हूँ वो ये कर रहा हूँ कि प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ क्या डायलॉग हुआ, इसका हमें पता चलना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर साहब को उसी वक्त स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट करना चाहिए। मुझे लगता है कि उस वक्त स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट, मेरा ख्याल है, मुमकिन है किया हो, मगर मेरा ख्याल है ये मुल्क का मामला है, इसके अंदर मैं प्राइम मिनिस्टर साहब को फोकस नहीं करूँगा। मैं ये कहूँगा कि US एम्बेसडर को बुलाकर डिमार्च देना चाहिए, स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट ऑफिशियली लॉन्च करना चाहिए। अभी शाम में दिया US एम्बेसडर को बुला के तारिक फातमी साहब ने डिमार्च दिया, उन्हें अभी शाम में दिया, अभी थोड़ी देर पहले, आधा घंटा डिमार्च दिया है। तो दैट इज द फर्स्ट स्टेप। मगर ये कि ये भी पता चले कि राहील शरीफ साहब को भी फ़ोन आया था हमले से पहले, और अगर हमले से पहले फ़ोन आया था तो पाकिस्तान का सॉवरेन राइट है कि वो अपने बॉर्डर्स को डिफेंड करे। जनाब अली, हमें ये उसामा बिन लादेन वाला जो एबटाबाद पर हमला हुआ था उसके अंदर हमने एबटाबाद कमीशन, मिलिट्री सोर्सेज हैं वो कहते हैं कि मिलिट्री चैनल से उनको इतला दी गई, लेकिन हमला होने के बाद, और वज़ीर आज़म की तरफ से जो स्टेटमेंट आई है वो भी यही आई है कि उनको पॉलिटिकल चैनल से जॉन कैरी ने इतला दी, लेकिन हमला होने के बाद। दोनों कहते हैं हमने हमला होने के बाद बताया गया। एबटाबाद में भी हमला होने के बाद हमें पता चला था, और बराक ओबामा ने ऐलान किया था, अभी भी रिपीट हो रहा है उसका। अच्छा, मैं आपसे ये बात अर्ज कर रहा हूं कि अगर हमला होने के बाद हुआ तो आई एक्सपेक्ट माय प्राइम मिनिस्टर कि वो उसको गुस्सा आया होगा, उसको गुस्से का इजहार करना चाहिए था, जो पाकिस्तान का हर शहरी ये महसूस करता है। देखिए, इसको कंफ्यूज नहीं करें। एक बैटल है दहशत गर्दी के खिलाफ, वो चलती रहेगी, हम चलाएं, अमेरिकन जहां चला सकते हैं अपने थिएटर में चलाएं, मगर अमेरिका का पाकिस्तान के साथ ये करना ये बड़ा ख़राब मामला है, यह आइंदा के लिए बहुत ही मनफी है। मगर बहुत सारे और कन्फ्यूजन भी निकले हैं इसके साथ। एक कन्फ्यूजन ये निकला है कि जनाब पासपोर्ट था, ID कार्ड था, और मैं आप लोगों की गुफ्तगू सुन रहा था जो होम सेक्रेटरी बलूचिस्तान के साथ आप कर रहे थे। ये गुड एंड बैड तालिबान वाला मामला भी अभी चल रहा है कुछ, यानी पाकिस्तान तो दुनिया में आइसोलेट हुआ है अपनी कन्फ्यूजन की वजह से।
तो वो हमारी अपनी कंफ्यूजन भी क्लियर हुई है कि किसको हम सपोर्ट कर रहे थे। मुझे तो नहीं मालूम था कि मुल्ला जो मंसूर हैं उनके साथ पाकिस्तान के रवाबित रहे हैं, और पाकिस्तान एक मतलब तारिक फातमी साहब ने ये बात कही थी कि जी ये लोग सब इलाज कराते हैं कोयटा में। ये भी मुझ जैसे आदमी के लिए बड़ी शॉकिंग सी बात थी कि अगर आपको ये सारा मालूम है और पाकिस्तान के अंदर भी तालिबान के हमले जारी हैं, तो आप पाकिस्तान के अवाम को के साथ क्या गेम खेल रहे। तो पाकिस्तान की हुकूमत के ऊपर मेरा सवालिया निशान है कि पाकिस्तानियों के साथ क्या गेम खेल रही हो और खेल रहे हो, और अमेरिका के साथ तो मैं समझता हूँ बड़ा सख्त प्रोटेस्ट। मुझे शादिया क्या इस इशू के ऊपर आपको थोड़ी टफ अपोजिशन जमातों को इख्तियार नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये पाकिस्तान की सलामती का सवाल है। जैसे एबटाबाद के वाक़े के बाद मियाँ साहब बहुत वोकल थे, कहते थे कमीशन भी मेरी पसंद का बनेगा, अपोजिशन की मर्जी के बगैर बने, मैं इसको पसंद नहीं करता और पाकिस्तान तोड़ने वाले टोले को मैं इसका फैसला नहीं करने दूंगा। तो आप लोगों को इस पे आवाज उठानी चाहिए। बलूचिस्तान वो वाला बॉर्डर एरिया नहीं था फाटा का जिसके ऊपर आपने पिछले कई साल हमले होते देखे। बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे। और हैरत की बात यह है कि एक दिन लग गया हुकूमत को इस पूरे मामले के हवाले से बयान देने में भी, एक रोज़ लग गया। और बाकी जो कन्फ्यूजन है, जिस तरह अलवी साहब कह रहे हैं कि बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं। इस मुल्क में नेशनल एक्शन प्लान जारी है। आपने ब्रेक पे जाने से पहले नॉर्थ वजीरिस्तान ऑपरेशन का जिक्र किया, जिसके बाद पाकिस्तान की परसेप्शन टेररिज्म के से जो एक मामलात हैं या फाइट करने के हवाले से वो बेहतर हुई, उसमें बेहतरी आई और इसमें पाकिस्तान की कौम का बहुत बड़ा रोल है। इसीलिए उनको इन तमाम सवालात के जवाबात चाहिए। हुकूमत मुंह नहीं छुपा सकती है। वजीर आजम साहब फॉरेन मिनिस्टर में दोहराऊंगी तो जवाब देना उनका बनता है। जहां तक पीपल्स पार्टी का सवाल है और दीगर अपोजिशन यकीनन इस पर रिएक्ट कर रही है। पीपल्स पार्टी ने नेशनल असेंबली में भी एडजर्नमेंट मोशन जमा कराया है, सेनेट में भी एडजर्नमेंट मोशन जमा कराया है। हमने तफसीलन इस पर बात की एडजर्नमेंट मोशन के थ्रू, और हम चाहेंगे कि दीगर एडजर्नमेंट मोशंस की तरह इसको रद्दी की टोकरी में ना फेंक दिया जाए। ये बहुत अहम मसला है। मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है, इस फोरम पर आपके साथ भी शेयर करूंगी कि हमारे एडजर्नमेंट मोशन 99.9% रद्दी की टोकरी में फेंक दिए जाते हैं, जो अवामी मसाइल और अवामी इश्यूज से कंसर्न्ड होते हैं। ये एक बहुत बड़ा मसला है कौम का, और अगर हुकूमत संजीदा है और सिर्फ पिछले 5 बरसों में अपनी पॉइंट स्कोरिंग के लिए काम नहीं कर रही थी, तो फिर इस मामले को एडजर्नमेंट मोशन के जरिए ऐवान में लाएगी और इस पर बहस कराई जाएगी। और मैं ये उम्मीद रखती हूँ, मेरी उम्मीद ये है, मैं नहीं जानती हुकूमत किस तरह काम करेगी, लेकिन इन कैमरा ब्रीफिंग पार्लियामेंट को दी जाए। सिक्योरिटी मामलात हैं, इसमें जहां सिक्योरिटी एजेंसीज और हुकूमत का रोल है, वहां अवाम की बहुत बड़ी कुर्बानियां हैं। हजारों की तादाद में लोग शहीद हो चुके हैं, और कितना खून देके हम दुनिया को बताएंगे कि लोग सिंसियर हैं। अब जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जो हुकूमत में हैं, जो ये तमाम चीजें देख रहे हैं, वो कितने सिंसियर हैं, हमारा वो जो वज़ीर आज़म का रद्द-ए-अमल है वो देख के लगता ये है कि शायद उसको डाउन प्ले करने की उन्होंने भरपूर कोशिश की है। हालांकि इसके ऊपर जॉइंट सिटिंग होनी चाहिए। आपकी सलामती के ऊपर हमला हुआ है, इसके ऊपर डॉक्टर मुसद्दिक साहब, मुझे यूसुफ रजा गिलानी का एक बयान याद आ गया। उन्होंने फ्लोर के ऊपर खड़े होकर पूछा था कि बताओ उसामा बिन लादेन को वीज़ा किसने देकर यहाँ बुलाया था। तो अब तो वीज़ा देना ही नहीं पड़ा, हमारा ही आईडी कार्ड था, हमारा ही पासपोर्ट था। आपसे पूछना पड़ेगा कि आप पाकिस्तान के जो नादरा जैसे अदारे, पासपोर्ट जैसे अदारे हैं, वो इन लोगों के हाथ कैसे ये चीज़ें चलेंगी? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि पाकिस्तानी हुकूमत ने तो फौरी तौर पे मजम्मत की इसकी, और अपनी सॉवरेंटी का इशू इसे गर्दाना। और अभी भी मुझे भरपूर उम्मीद है, जैसा कि अभी शाजिया हमारी साहबा भी कह रही थी, मेरे ख्याल में इसके अंदर हमारा गुस्सा जो है, हमें एक ही चेहरे के साथ इंटरनेशनली जाना चाहिए। हमें एक इंटरनल डिबेट तो बड़ी सख्त करनी चाहिए, जिसका वो जिक्र भी कर रही है कि हमारे ये सिक्योरिटी लैप्स क्यों था मुल्ला अख्तर मंसूर यहाँ पर, उसके पास पाकिस्तानी CNIC क्यों था, पाकिस्तानी पासपोर्ट क्यों था? मुझे तो आपसे इसका जवाब चाहिए। जी बिल्कुल, मैं उसी का जवाब देने लगा। ये जो आप जिस चीज़ की बात कर रही हैं ना, पहले तो मैं ये रजिस्टर करना चाह रहा हूँ कि मजम्मत उसी वक्त भी कर दी, और फिर अभी मरासला भी जो है वो हवाले कर दिया एम्बेसडर के। और मुझे यकीन है कि जब ये खबर प्राइम मिनिस्टर साहब को मिली और जब चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को मिली, तो दोनों पे गरां गुजरी होगी और दोनों ने गमो गुस्से का इजहार किया होगा। तो उसके बाद प्राइम मिनिस्टर जहाज पकड़ के लंदन चले गए, मगर डिप्लोमेटिक्स के ऊपर यहाँ बात करते। जी बिल्कुल, मगर आज की उन्होंने वहाँ उतरते ही बात की, मगर डिप्लोमेटिक ज़बान में नहीं, वो पूरा बयान तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की सॉवरेंटी पे हमला है, वो पूरे बयान में उन्होंने बाकायदा ये कहा, ऐसी बात नहीं है।
लेकिन जो दूसरी बात है वो ज़्यादा जिसका 2011 वाले बयान से आपने तकाबली जायजा लेना, तो वो कहते थे बड़ा खतरा है, ये तो अंदेशा है मुझे, अगर इनको पता ही नहीं चला, ये तो बड़े नलायक हैं, अगर ये फौज वाले और हुकूमत वाले इनको पता ही नहीं चला और हमला हो गया। देखे ना, अब आपकी हुकूमत है तो आप कहते हैं देखिए गैर मुल्की ट्रूप्स का हेलीकॉप्टरों में बैठ के दर्जनों की तादाद में मुल्क की सरहद क्रॉस करके अंदर आना, उतरना, हमला करना, मारना, कत्लो गारत करना और उठा के ले जाना किसी शख्स को, वो एक बात है। ड्रोन हमले जो पिछले 10 साल से हमारे मुल्क में हो रहे हैं, जिनके अंदर एक बहुत बड़ा तातुल आया हुआ था, वो एक और हमला होना हमारे लिए। ड्रोन हमलों से मत मिलाइए। बलूचिस्तान के अंदर आपके आके चागी में जहां आपने एटमी धमाका किया था 28 मई को, हमने सेलिब्रेट करना है, बड़ा फख्र से हम कहते हैं कि हमारे पास न्यूक्लियर डिवाइस मौजूद है, वहां आकर हमला करके गए हैं। जी मैं तो मान रहा हूं कि बहुत अफसोस का मुकाम है, लेकिन इसके बावजूद है तो आपकी जॉइंट पार्लियामेंटी डिबेट नहीं होनी चाहिए इसके ऊपर कि हमारा कैसा मुल्क है जिसका दिल आता है हमला करके चले जाते हैं। मैं ये समझता हूं कि इसके ऊपर बाकायदा डिबेट होनी भी चाहिए और इंशाल्लाह होगी भी, और हर फोरम पे होगी। पहले बताएं हमें कि वह मुल्ला अख्तर मंसूर क्यों था, मारने वाला कहां से आया, कैसे गया, उसका आईडी कार्ड कैसे बच गया, कुछ तो सच्चाई बताइए। देखिए अभी तक जो क्लैरिटी के साथ चीजें आप बार बार सवाल पूछ रहे हैं ना, तो आपको हर तरफ से जवाब मिल रहा है कि 1-2 दिन दे दें। उसकी वजह गुजर चुके हैं, हफ्ते को स्ट्राइक हुई। लेकिन मैं जो आपको बात कर रहा हूं वो यही कि उसका डीएनए आ चुका है, ये तमाम के क्यों नहीं जला उसका आईडी कार्ड, ये कहां से आया उसका पासपोर्ट, इसी वजह से हम कोई बात नहीं कर रहे कि इनकी तफ्तीश मुकम्मल हो रही है। डॉक्टर आरिफ अलवी तरीके से आपके सामने आपकी जो पार्लियामान है सर, उसको कोई ओनरशिप लेकर ज्यादा अग्रेसिव अंदाज में इसके ऊपर बात नहीं करनी चाहिए कि ये हमारे मुल्क के अंदर जिसका दिल आता है हमला करके चला जाता है, जिसका दिल आता है किसी को उठा के ले जाता है। देखो पार्लियामान की तो बात की बात है, मैं ये समझता हूं कि प्राइम मिनिस्टर साहब के गुस्से का इजहार, डिप्लोमेसी छोड़ें यार, मेरे मुल्क के सॉवरेनिटी के ऊपर हमला हुआ है यार, मुंह छुपाना चाहिए अमेरिकनों को। मैं समझता हूं कि कोई छोटा मुल्क तो नहीं है यार, 18 करोड़ लोगों का मुल्क है। अमेरिका ने इसी तरह से हरकतें करके सारे मशरिक़ वुस्ता को और अटलांटिक तक तबाह किया है, मुसलमान मुल्कों के अंदर ये इंटरफेरेंस करके। इसके अंदर तो प्राइम मिनिस्टर साहब को गुस्सा करना चाहिए, डिप्लोमेटिक रिलेशंस होल्ड करने चाहिए। हम इतने ही भिखारी हैं क्या यार कि पैसे की खातिर और एड की खातिर हम खामोश रहते हैं? कैसे हो सकता है कि हमारे मुल्क के ऊपर हमला हो? ये हिंदुस्तान में तो करके दिखाएं, कहीं और तो करके दिखाएं, ये पाकिस्तान ही रह गया है। और मैं समझता हूं कि इसी वजह से मुख्तलिफ चीज़ों का असर है। इस वक्त हमारी हुकूमत के लोग भी स्टैंड नहीं ले सकते क्योंकि पनामा गेट का भी असर है। मेरी समझ में इस वक्त नहीं आ रहा कि द रिएक्शन शुड हैव बीन वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। गुस्से का इजहार जो पब्लिक महसूस करती है कि अमेरिका को क्या हक पहुंचता है कि हमारी सॉवरेन टेरिटरी पर हमला करे। दुश्मन मुमालिक करते हैं, अमेरिका तो क्लेम करता है कि हमारा दोस्त। लेकिन आरिफ अलवी साहब, इसमें तो मेरा बहुत दिल जल रहा है कि किसी ने आके पाकिस्तान के ऊपर हमला किया, लेकिन उसके साथ मेरा ये सवाल का जवाब मांगने का बहुत ज्यादा दिल है कि मुल्ला अख्तर मंसूर यहाँ क्यों था, उसके पास CNIC और पासपोर्ट क्यों था? मैं इसका जवाब चाहता हूँ। यही तो कंफ्यूजन है, यही तो कंफ्यूजन है। नदीम साहब, बात यह है कि अगर हम इस बीमारी को खुद खत्म करें तो किसी और की हिम्मत नहीं होगी। पहले तो हम, अब जैसे कहते हैं ना, पुट योर ओन हाउस इन ऑर्डर। आपने बिल्कुल दुरुस्त बात फरमाई है। जब आप अपनी कौम से सच्चे नहीं, अपनी कौम को नहीं बता रहे कि क्या हकायक है, वजीर आजम साहब को तो मैं समझती हूँ फौरन मुल्क में आ जाना चाहिए था, क्योंकि ये एक वाकया नहीं है, ये एक सिचुएशन है जो बहुत संगीन है। और हमारी तरफ से एडजर्नमेंट मोशंस भी चले जाएंगे, बयानात भी चले जाएंगे, ऑपोजिशन यकीनी तौर पर एहतजाज करेगी, लेकिन जो पॉलिसी मेकिंग बॉडीज हैं, जो डिसीजन मेकिंग फोरम्स हैं, वो हुकूमत के पास है। और आज के प्राइम मिनिस्टर अगर कुछ साल पहले इस तरह का बयान देते हैं और आज इतना धीमा रिएक्शन, जो मैंने पहले भी कहा, मैं मुसद्दिक मलिक साहब का एहतराम करती हूँ, वो बातें दुरुस्त फरमा रहे हैं और बिल्कुल उनके बयानात अच्छे हैं, लेकिन इस पर अमल हुकूमत ने करना है। आज आपने देखा, वीडियो फुटेज ने दिखाया, किसी ने हमें नहीं बताया, वीडियो फुटेज चलाई गई वजीर आजम साहब से। जब एक मीडिया के जर्नलिस्ट ने पूछा रिएक्शन के हवाले से, तो उन्होंने बताया। तो यानी कि या फिर अमेरिका और पाकिस्तान के जो मामलात हैं वो इतने संगीन हैं, या पाकिस्तान की ये अहमियत है कि अटैक के बाद जब पता चलता है तो फिर वजीर आजम साहब इसका इतराफ कर चुके हैं कि मामलात जो हैं उनके दावों के बिल्कुल बरक्स चल रहे हैं, यानी कि खराब चल रहे हैं। और फिर आपने F-16 तैयारों के हवाले से भी देख लिया अमेरिका का रिएक्शन। तो मेरा ख्याल है कि अगर मामलात इतने संगीन है तो कौम को एतमाद में लें, कौम आपके पीछे खड़ी होगी अगर आपको आलमी सतह पर अपने वकार, अपनी सालमियत की बात करनी है तो।
डॉक्टर मुसद्दिक जी बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन बात सच्ची करनी है और सच्ची के लिए तफ्तीश करनी पड़ेगी, हकायक सामने आएंगे, क्योंकि एक आप इमोशनल रिस्पांस तो दे सकते हैं, लेकिन जो मरासले हमने जारी करने थे, गम गुस्सा का इजहार करना था, मजम्मत करनी थी, ये तमाम चीज़ें हो चुकी हैं। अब उसके बावजूद हमें कुछ हकायक जो हैं उनसे पर्दा उठाना है, तो अवाम के सामने हमें वो पेश करना है जो हकीकत है, स्पिन नहीं डालना सिर्फ। तो हमें 1-2 दिन दरकार हैं इस तफ्तीश को मुकम्मल करने में, और फिर इंशाल्लाह अवाम के सामने भरपूर तरीके से 5 साल में एबटाबाद की सच्चाई नहीं बताई। आरिफ अलवी साहब एक लाइन में कुछ कह सकते हैं, तो 2 दिन में कह रहे हैं, टाइम दे दें जी। एक लाइन में मैं ये कहना चाहता हूं कि एक आदमी को पर्सोना नॉन ग्राटा करके वापस भेजें यार, ये हमारी सालमियत का ही मसला नहीं है, हमारी खुददारी का मामला है। एक आदमी को पर्सोना नॉन ग्राटा करके वापस भेजें, दैट इज किसको, किस आदमी को? मुझे ना कहीं भेज दीजिएगा, किसको भेजना है बताइए। किसी को भी करें, जो CIA का रिप्रेजेंटेटिव आपको पता है यहां पर हो, उसको वापस भेजें। कम से कम रेजिस्टेंस का CIA का जो स्टेशन चीफ है इस्लामाबाद का, डॉक्टर साहब उसे वापस भेजें। जी मैं इंशाल्लाह अलवी साहब का पैगाम लेकर जरूर वज़ारत ख़ारिजा के पास चला जाऊंगा। प्रोग्राम एंड पे आ गया। सिर्फ इतना बताना यहाँ ज़रूरी है कि ये खबर के ऊपर हमारा सरकारी रद्दअमल उस वक्त आया जब अमेरिका से ये खबरें छप गई थी कि पाकिस्तान में मुल्ला मंसूर को मार दिया गया। तो ये हमारा रिएक्शन टाइम है। बराक ओबामा उससे बाद बोले, उनका मीडिया उससे पहले बोल पड़ा था, पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर ने उसके बाद जवाब देना पसंद किया। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।